नमस्कार साथियों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दोस्तों एमपीपीएससी का जो कि आपका पेपर है 11 अप्रैल को, उस बेसिस पे ये जो बाकी दिन बचे हैं इनके हिसाब से हम दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका 10 तारीख तक चलेगा दोस्तों। तो आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक दिन में आपको हो सकता है 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 1 भी मिल सकता है प्रैक्टिस सेट। तो बिल्कुल इसको गागर में सागर की तरह हम पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिल्कुल ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट का वो पेपर है आपको, ताकि वो आप पेपर लगाएंगे तो आपको बड़ा ही एक सिस्टम समझ में आ जाएगा कि लेटेस्ट जो आंकड़े हैं किस प्रकार के पेपर आते हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको हिंदी में मिल जाएगा और एक तरफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर रहेगा उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ध्यान से उसको सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, अपने मन से भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1857। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा हिंदी वाला पोर्शन आपको। पहला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति के में अमझेरा के राजा कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। तो ये अमझेरा के राजा कौन थे 1857 में जिन्होंने विद्रोह किया था, वो थे कौन थे दोस्तों? ये बख्तावर सिंह जी थे। कौन थे? बख्तावर सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन थे? बख्तावर सिंह। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने सक्रिय रूप से जो भाग लिया था, किस आंदोलन में लिया था दोस्तों? तो इन्होंने लिया था असहयोग आंदोलन में। किस में लिया था? असहयोग आंदोलन में। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये लिया था असहयोग आंदोलन में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, गांधी मीमांसा किसकी रचना है? तो गांधी मीमांसा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो गांधी मीमांसा जो रचना है दोस्तों, ये है रामदयाल तिवारी की। किसकी है? रामदयाल तिवारी की। तो गांधी मीमांसा किसकी रचना है? तो रामदयाल तिवारी जी की है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, सुरेती किस अंचल का चित्रकला है? सुरेती किस अंचल की चित्रकला है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी बुंदेलखंड की। किसकी हो जाएगी दोस्तों? बुंदेलखंड की। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, हम शहजादा परवेज का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो शहजादे परवेज का जो मकबरा है दोस्तों, ये हमारे बुरहानपुर में है। कहाँ पे है? बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में ही दोस्तों आप जानते होंगे मुमताज की पहली कब्र यहीं पे थी, बुरहानपुर में। अगला है, भेड़ाघाट कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो जो भेड़ाघाट है दोस्तों, ये किस नदी के संगम पर स्थित होगा? तो नर्मदा और बावन नदी के संगम पर है। भेड़ाघाट किस नदी के संगम पर है? नर्मदा और बावन नदी के संगम पर स्थित है। फिर आता है, इंद्रगढ़ प्राचीन स्थल अवस्थित है। तो इंद्रगढ़ जो प्राचीन अवस्थित स्थल है दोस्तों, कहाँ पे है? ये मंदसौर में। तो इंद्रगढ़ कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका? ये मंदसौर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, पद्माकर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पद्माकर समारोह का आयोजन दोस्तों सागर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। अगला है, हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो हीरामन बाबा का जो मेला लगता है दोस्तों, ये ग्वालियर में लगता है। कहाँ लगता है? ग्वालियर में हीरामन बाबा का मेला लगता है। फिर है दोस्तों, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो गोंड जनजाति की हमने बात करी है, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो अध्ययन किया है वो किसने किया है दोस्तों? ये प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी ने किया है। तो श्यामचरण दुबे ने दोस्तों गोंड जनजाति का अध्ययन किया है। किस बेसिस पे? सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब है आपका भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। तो यानी कि यूनिट 2 से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो लाहौर में कॉलेज है दोस्तों दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो स्थापना की थी, ये की थी लाला हंसराज ने। कब की थी? तो 1886 में की थी। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1886 में की थी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं पहले, है ना। चलिए तो पहले आपको बता दिया जाएगा कि कौन। चलिए पहले अपन जोड़ी मिला लेते हैं फिर बात करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों नील विद्रोह। किसकी बात करी हमने? नील विद्रोह की बात करी। तो ये नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 में। कब हुआ था? 1859 में। तो याद रखना नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में हुआ था दोस्तों। जिसके बाद आता है पावना विद्रोह। ये पावना विद्रोह दोस्तों 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में। ठीक है, तो नील विद्रोह 1859 में हुआ,
पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। ठीक है, फिर आता है दोस्तों मोपला विद्रोह। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1836 में। ठीक है, तो 36 याद रखना, 36 का आंकड़ा मोपला विद्रोह में हो गया, पावना में 73 हो गया, नील में 1859 हो गया और बारदोली 1928 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी राइट होगा। जो क्वेश्चन नहीं याद है बिल्कुल आप सुनिए आराम से, क्योंकि समय नहीं अपने पास कि अपन इसको नोट करें, लिखें, इनको सुने और याद करें बस, क्योंकि जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मलंग बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मलंग बाबा के नाम से दोस्तों हम महात्मा गांधी को जानते हैं। किनको जानते हैं? तो मलंग बाबा के नाम से हम दोस्तों महात्मा गांधी जी को जानते हैं। अगला आता है अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो अंतिम रूप से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित जो किया था, ये किया था 7 अप्रैल 1934 को। कब किया था मेरे दोस्तों? 7 अप्रैल 1934 को यह किया था। फिर ये परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के थे? तो दोस्तों महाकच्चायन कहाँ के थे? डायरेक्ट क्वेश्चन बना है ये अवंती के थे दोस्तों। कहाँ के थे? अवंती के। तो परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम है महाकच्चायन, ये थे दोस्तों अवंती के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर राइट है। फिर एक खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो दोस्तों ये करता है नागर शैली को। खजुराहो मंदिर जो बने हैं वो किस प्रकार की शैली के बने हैं? ये नागर शैली के बने हैं। फिर है इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने अध्ययन केंद्र की स्थापना मुल्तान में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? मुल्तान में की थी। फिर आता है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने दोस्तों नागलपुर की स्थापना की थी। नागलपुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी, ये याद रखिएगा। फिर आता है अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया गया? अकबर ने मियाँ का जो शीर्षक दिया था दोस्तों याद होना चाहिए, ये हमारे तानसेन को दिया था, जिनका ग्वालियर में आपका मकबरा भी स्थित है। तो अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया गया? तो ये तानसेन को दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो शासिका रही दोस्तों, अपन जानते हैं सबसे पहली शासिका रजिया सुल्तान। तो उसी टाइप से आपको ये याद रखना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की थी और ये किसकी लड़की थी, आप ये चीज़ भी आप क्लियर रूप से जानते हैं, इल्तुतमिश की यह लड़की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आगे निकल गया। चलिए बात करते हैं दोस्तों गर्मी ऋतु। कौन सी ऋतु दोस्तों? गर्मी ऋतु। तो गर्मी ऋतु में क्या होता है दोस्तों? यूनाला बोलते हैं। जैसे अब गर्मी पड़ रही है दोस्तों, अप्रैल में आपकी पेपर है तो गर्मी में होगा तो यूनाला होगा। क्या कहेंगे उसको दोस्तों? यूनाला। और फिर शीत ऋतु आती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं सियाला। क्या कहते हैं? शीत को सियाला। ये ऋतुओं की बात करी दोस्तों, वर्षा की बात नहीं करी है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं, है ना, उनाला टाइप से, और शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं। फिर वर्षा ऋतु की बात करते हैं दोस्तों, चौमासा। चौमासा कब? यानी कि पानी गिरता है तो वर्षा ऋतु होती है। और शीत ऋतु को हम मावठा कहते हैं। शीत जो ऋतु रहती है उसमें वर्षा होती है, उसको मावठा कहते हैं, ये याद रखना। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नर्मदा नदी जीवन रेखा है। नर्मदा नदी जीवन रेखा है दोस्तों कहाँ की? तो नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, साथ में गुजरात की भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है रीवा। रीवा किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो जो रीवा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपका बिछिया नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो रीवा है जो हो जाएगा दोस्तों हमारी बिछिया नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट है बावनथड़ी परियोजना कहाँ पे संचालित है? तो बावनथड़ी परियोजना दोस्तों हमारे बालाघाट जिले में संचालित है। फिर है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों हमारा सोहागपुर नहीं आता, ध्यान रखना। मोहयानी क्षेत्र में आता है, शाहपुरा तवा क्षेत्र आता है, पेंच। जानते होंगे दोस्तों सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में, सोहागपुर क्षेत्र नहीं आता। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये याद रखना, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है। कहाँ पे है? सिवनी और छिंदवाड़ा। मोगली लैंड भी आपका यहीं पे हो जाएगा। राजगढ़ बैतूल राजमार्ग पर कौन सा स्थान नहीं पड़ता? तो ये हरदा नहीं पड़ता दोस्तों, याद होगा आपको। राजगढ़ से अपन भोपाल वगैरह होते हुए सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल पहुंच जाते हैं दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, तो हरदा यहाँ बीच में आपके नहीं आता है। फिर मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी।
अगला है कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान मेरे दोस्तों कहाँ पर है? तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान हमारे भोपाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है ग्रहों का परिक्रमा पथ का आकार होता है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का जो आकार होता है किस प्रकार का? तो ये फैला हुआ वृत्ताकार होता है। किस प्रकार का है? वृत्ताकार का। मोरेन कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो जो मोरेन बनते हैं दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिमालयी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? हिमालयी क्षेत्र में बनते हैं। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा? तो टकला मकान रेगिस्तान दोस्तों हमारे चीन में हो जाएगा। फिर है हिंद महासागर की गर्म धारा है। तो हिंद महासागर की गर्म धारा दोस्तों लेब्राडोर धारा है। कौन सी है? लेब्राडोर धारा हो जाएगी। कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी दोस्तों स्टेपी प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेपी प्रदेश को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों हमारा हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। अगला है कोठा गुड्स ताप विद्युत गृह किस राज्य में है? तो कोठा गुड्स राज्य ताप विद्युत गृह दोस्तों हमारे ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना, ये कौन सी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों चूना क्षेत्र में। तो जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में मिलेंगे? तो चूना क्षेत्र में यह मिल जाएंगे। अगला है पटकोई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है। किससे अलग करती हैं दोस्तों? तो ये करती है म्यांमार से। पटकोई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, म्यांमार से अलग करती हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं? तो भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नैनीताल को हम जानते हैं दोस्तों। भारत किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? भारत में चीनी का कटोरा हम उत्तर प्रदेश को कहते हैं मित्रों। अगला है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो वो है 216। कौन सा दोस्तों? उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित 216 अनुच्छेद, याद रखना। अगला है दोस्तों जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये किया गया 243 ZD। किसके अनुसार किया गया? 243 ZD के अनुसार दोस्तों जिला योजना समिति का गठन किया गया है। अगला है दोस्तों प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में? तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति दोस्तों आपके उज्जैन शहर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी दोस्तों? उज्जैन शहर में सर्वाधिक SC प्रतिशत में। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र दोस्तों ये राजगढ़ में पड़ता है। वैसे तो ये आपका भोपाल के नज़दीक है, लेकिन है राजगढ़ में। अगला है भारतीय खाद्य निगम का उपक्रम नहीं है। कौन सा उपक्रम नहीं दोस्तों? तो याद रखना पोषण आहार संयंत्र धार इसके अंतर्गत नहीं आता। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आता है, नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग पेपर आता है, ग्रे आयरन फाउंडी जबलपुर ये भी आता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं है। तो राज्यपाल कौन नहीं दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र अभी तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं बने। हरि विनायक पाटस्कर, याद रखना, राम प्रकाश गुप्त भी रहे, कुंवर महमूद अली खान भी रहे। ठीक है, द्वारका प्रसाद जी आपके राज्यपाल नहीं रहे। अगला आता है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं रहे। तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन नहीं रहे दोस्तों? तो ये याद रखना HM जोशी जी नहीं रहे। कौन नहीं रहे? HM जोशी। हिदायतुल्लाह आपके जानते होंगे, JS वर्मा जी रहे, शरद अरविंद बोबड़े भी रहे दोस्तों, ये मुख्य न्यायाधीश भी है वर्तमान में। ठीक है, अगला आता है विंध्याचल तापी विद्युत केंद्र कहाँ है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र दोस्तों हमारे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कहरवा किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो कहरवा किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ये दोस्तों आपका भील के द्वारा है। किसके द्वारा? भील के द्वारा। तो कहरवा किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो दोस्तों ये भील जनजाति के द्वारा है। अगला कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि विभागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया है। कृषि विभाग को 5 प्रकार से बांटा गया है। अब संविधान से रिलेटेड यूनिट नंबर 6 के अनुसार क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये गठित किया गया था दोस्तों संविधान सभा। अगला है भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कितनी सूचियाँ हो जाएंगी दोस्तों? ये 3 सूचियाँ हैं, संवर्ती सूची, राज्य सूची और आपकी दोस्तों कौन सी बच रही? केंद्र सूची। ये तीनों सूचियाँ दोस्तों भारतीय संविधान में हैं।
अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया? तो व्यापक पुनर्गठन दोस्तों 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन कब किया गया? ये 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, याद रखना, अनुच्छेद 51 के अनुसार। तो अनुच्छेद 51 के अनुसार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से रिलेटेड है। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेना निवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवा निवृत्ति की जो आयु होती है मित्रों, वो कितनी होती है? याद रखना, ये 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है, याद रखना, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, सीए, याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो दोस्तों कौन सा सीमित है? ये याद रखना, नाबार्ड के अनुसार, है ना। तो याद रखना, बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है, नाबार्ड। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी उद्यान कृषि से। किससे हो जाएगी? उद्यान कृषि से यह संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो दोस्तों ये अनुच्छेद होगा हमारा 5वां। कौन सा होगा? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार हुआ था, ठीक है। और जानते हो दोस्तों ये इसी के दौरान दोस्तों आपातकाल लगाया गया था और ये कम समय के 4 साल के लिए भी रही थी। और इसी में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम भी दिए गए थे, साथ में गरीबी हटाओ का नारा भी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला है, जननी सुरक्षा योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो जननी सुरक्षा योजना को सन 2015 में लागू किया गया। जननी सुरक्षा योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लागू किया गया था। अगला है, प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था हमारे दोस्तों वीसी बिन्हास ने। किसने किया था? वीसी बिन्हास ने। तो प्लानिंग एंड दी पुअर का प्रतिपादन वीसी बिन्हास जी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सबसे पहले जिस यौगिक का निर्माण होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? तो ये होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। कौन सा होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, याद रखना। अगला है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में हो जाएगा? तो दोस्तों ये हमारे असम में हो जाएगा। वेरी गुड। अगला है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ है दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी, ये हो जाएगी जम्मू कश्मीर। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं दोस्तों किस चीज़ में? तो याद रखना, जल प्रदूषण। तो दोस्तों लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं जल प्रदूषण के। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज की थी मेरे प्यारे दोस्तों, ये की थी आपके मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज की थी वो मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? दोस्तों ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑक्सीजन। लोह भी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब चुंबकीय, बाकी ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? अनुचुंबकीय। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम मिलेगा? तो टाइलिन एंजाइम मिलेगा। फिर निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों प्लीहा को कहते हैं हम। किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? ये प्लीहा को कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहेंगे? प्लीहा को। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है दोस्तों? गैस्ट्रिन नहीं है। बाकी ट्रिसन है, टॉयलिन है, पेप्सिन है, ये है दोस्तों। बाकी गैस्ट्रिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। केलेमाइट किसका अयस्क होता है? तो केलेमाइट होता है दोस्तों जिंक का अयस्क। केलेमाइट किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है दोस्तों। करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी है? करनाल बंट दोस्तों गेहूं की बीमारी है। किसकी है? गेहूं की। अगला प्रश्न आता है, सुश्री रानी रामपाल संबंधित है? तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों 112 रहा है 2020 में, ये याद रखना। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान दोस्तों 112वां। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पैटर्न समझने के। ये पैटर्न समझिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न है एग्जाम वाले, बिल्कुल जो पैटर्न आपका है
दोस्तों इस हिसाब से ये पेपर बना है और आपको ये लगाना भी चाहिए। डेली दोस्तों पेपर आ रहा है, बिल्कुल आप लगाना स्टार्ट कीजिए इसको। बस आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको ये क्या है कि रिवीजन के तौर पे करवाई जा रही है। आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा हाँ कितने आपके सही हो रहे हैं। जो नहीं सही हो रहा है उसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी मेन बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो मेन बुकर पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों आपके डगलस स्टुअर्ट को। मेन बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। रिया जैन संबंधित है, तो रिया जैन किससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों? ये कला एवं संस्कृति से संबंधित है। रिया जैन किससे संबंधित है? कला और संस्कृति से संबंधित है। जल जीवन मिशन कब चालू किया गया? तो दोस्तों ये 2019 में किया गया था। कब किया गया था? जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया? 2019 में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसकी 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? तो 125वीं जयंती मनाई पराक्रम दिवस के रूप में। तो किसकी जयंती थी दोस्तों? ये याद रखना, सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। अगला है मध्य प्रदेश में अमित कुमार को जो टोक्यो गेम्स 2020 के लिए चयनित हुए उनका संबंध काय से है? तो ये है दोस्तों तीरंदाजी से। तो अमित कुमार का संबंध मध्य प्रदेश से और ये काय से दोस्तों? ये है हमारे तीरंदाजी से। थैंक्स मॉम अभियान का संबंध किससे है? तो थैंक्स मॉम अभियान का संबंध दोस्तों हमारे वृक्षारोपण से है। किससे हो जाएगा? वृक्षारोपण से। यूनिट 9 आ गई दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन है दोस्तों डूबल एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों डूबल एक प्रकार का ब्राउज़र है। क्या है दोस्तों? ब्राउज़र। डूबल एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है हमारा ब्राउज़र है। बैकबोन संबंधित है, तो बैकबोन संबंधित होगा दोस्तों इंटरनेट से। बैकबोन किससे रिलेटेड है? तो बैकबोन इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट आधारित सेवा ज्ञानदूत का शुभारंभ किस सन में हुआ था? तो इसका जो शुभारंभ हुआ दोस्तों ये सन 2000 में हुआ था। इंटरनेट आधारित सेवा ज्ञानदूत का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कब हुआ? तो सन 2000 में यह स्टार्ट हुआ था। अगला है बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों चतुर रोबोट। क्या हो गया? रोबोट कैसे हो गए? चतुर हो गए। अगला है लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों? तो ये मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका? मोडेम का। अगला है किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये किसका प्रयोग होता है? तो इंटरनेट का होता है ना। किसी बाहरी संस्था द्वारा इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना दोस्तों क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा इंटरनेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शोध परियोजना अधिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये है दोस्तों याद रखिएगा इंटरनेट के लिए। किसके लिए? इंटरनेट के लिए उत्तरदायी है। यूनिट 10 दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब कौन करता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन दोस्तों राज्य सरकार करती है। राज्य की बात करी तो राज्य सरकार करती है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग निकाय है एक किस प्रकार का निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। किस प्रकार का है? तो सांविधिक निकाय है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो सदस्य होते हैं दोस्तों टोटल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं मेरे दोस्तों? तो ये 7 सदस्य होते हैं, ये याद रखना। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं रामशंकर कनेरिया। कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कनेरिया जी हैं। अगला है तनखा समिति का संबंध किससे है? तो तनखा ली दोस्तों चुनाव के समय, ऐसा याद रख लेना, ठीक है ना। अगला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम परीक्षा का आयोजन कब कराया मेरे मित्रों? तो ये जो परीक्षा का आयोजन करवाया था 1958 में। कब करवाया था? 1958 में। अब हमारी 11 अप्रैल को है ना, थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखना। फिर 1993 से 2016 तक कितने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो ये गठन किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों 7 का। तो 1993 से 2016 तक कितने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो ये 7 का किया जा चुका है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। आ गया विविध यूनिट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये किया गया था 1990 में। कब किया गया था दोस्तों? 1990 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मुखोटा नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो मुखोटा लगाओ दोस्तों। कब लगाओगे? तो ये अरुण नाम का व्यक्ति क्या लगाता है? मुखोटा लगाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये तो खूब जानते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों वाफा कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो वाफा जो समाचार एजेंसी है दोस्तों ये हो जाएगी हमारी फिलिस्तीन की। कहाँ की हो जाएगी? फिलिस्तीन की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 100 कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट का ये दोस्तों आपका पेपर है जो करवाया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।